चौगढ़ के नरभक्षी। लेखक जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट लिखते हैं, मेरे सामने की दीवार पर पूर्वी कुमाऊं का एक नक्शा टंगा है। उस पे बहुत सारे कांटों के निशान बने हैं। प्रत्येक निशान के नीचे एक तारीख लिखी है। इन कांटों का मतलब है एरिया, और तारीख बताती है कि चौगढ़ में नरभक्षियों के शिकार बने मनुष्यों की कितनी संख्या है। इस मैप के अंदर 64 कांटे लगाए गए हैं। मैं निश्चित रूप से ये नहीं कह सकता कि ये संख्या सही है, क्योंकि यह नक्शा 2 वर्ष तक मैंने ही बनाया था। इस दौरान जितनी मौतें हुई है मुझ तक उनकी खबर नहीं पहुंचाई गई है। इसके अतिरिक्त जिन व्यक्तियों पर हमला हुआ है और कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हुई है, उनके लिए कांटा और डेट लिखी नहीं गई है। पहला कांटा 15 दिसंबर 1925 का है और अंतिम है 21 मार्च 1930 के लिए। उत्तर से दक्षिण तक का फासला, जहां सबसे अधिक कांटे लगे हैं, 50 मील है और पूर्व से पश्चिम के बीच का फासला है 30 मील। 1500 वर्गफल का क्षेत्र सर्दियों में बर्फ से ढका रहता है। गर्मियों में घाटी झुलसाने वाली गर्मी से तपती है। इसी क्षेत्र में चौगढ़ के बाघ ने आतंक का राज्य स्थापित किया हुआ था। यहाँ कई गांव हैं, किसी की आबादी 100 है या थोड़ी सी ज्यादा। कहीं कुछ परिवारों की ही बसावट है। कई पगडंडियां हैं जो अनेक गांवों को जोड़ती है। इन रास्तों में से कुछ घने जंगलों में से गुजरते हैं। जब कभी नरभक्षी उन स्थानों को खतरनाक बना देते हैं तो सभी ग्राम निवासियों को चेतावनी देने के लिए किसी ऊंची पहाड़ या छत पे जाकर कू की आवाज करते हैं, और जब दूसरे गांव के लोग वैसी आवाज में उत्तर देते हैं तो समाचार चिल्लाकर दे दिया जाता है। इस प्रकार एक गांव से दूसरे और दूसरे से तीसरे गांव तक बहुत कम समय में बाघ की उपस्थिति की चेतावनी प्रसारित की जाती है। फरवरी 1929 में जिला कमेटी की सभा आयोजित हुई। बाघ को मारने का जिम्मा मुझ पे आ गया। उस समय वहां कुमाऊं में 3 बाघ थे। बाघ मतलब टाइगर। चौगढ़ वाले बाघ ने सबसे अधिक मनुष्यों को मार दिया था, तो मैंने सबसे पहले उसी की खोज का निर्णय किया था। सरकार के दिए उस नक्शे में तिथियों और कांटों के आधार पर मुझे ये ज्ञान प्राप्त हुआ कि काला आगर थार की पर्वत श्रेणी के उत्तर और पूर्व में यह नरभक्षी सबसे ज्यादा एक्टिव है। यह पर्वत श्रेणी लंबाई में लगभग 40 मील और ऊंचाई में 8,500 फीट है। शिखर घने वृक्षों से घिरा है। जंगल में एक सड़क पर्वतों के उत्तर की ओर जाती है। कुछ स्थानों पर घने जंगल में यह सड़क मीलों तक जाती है। यह जंगल शाहबलूत के पेड़ों और सदाबहार झाड़ियों से भरा हुआ है। लंबी सड़क वन और खेतों के बीच विभाजक रेखा भी बन जाती है। एक जगह जाके सड़क घुमावदार हो जाती है। इसी घुमाव में काला अगार का बंगला बना हुआ है। यही बंगला हमारा टारगेट था। 4 दिन चलने के बाद एक 400 फीट की ऊंचाई चढ़ के अप्रैल 1927 की शाम को मैं बंगले पर पहुंच गया। इस क्षेत्र में बाघ का अंतिम शिकार 22 साल का एक लड़का था। वह अपने पशुओं को चराने के लिए जंगल में आया था। मैं सुबह का नाश्ता कर रहा था कि उस युवक की दादी मुझसे मिलने आई। युवक की दादी ने मुझे बताया कि नरभक्षी ने बिना किसी कारण संसार में उसके एकमात्र रिश्तेदार को मार डाला है। अपने पोते का जन्म से लेकर पूरा इतिहास बता के उसके गुणों को बताने के बाद उस स्त्री ने अपनी 3 दुधारू भैंसों को मुझे देने की जिद की। उनका कहना था कि बाघ को मारने के लिए यदि मैं उनकी भैंसों को चारों के रूप में इस्तेमाल करूंगा तो उससे लगेगा कि पोते की मौत का कुछ तो बदला वो ले पाई है। मैं नैनीताल से 4 युवा बैल साथ लेकर आया था। ये 3 वयस्क पशु मेरे काम के नहीं थे, परंतु मना करना उस वृद्धा का स्त्री का अपमान होता। इसलिए मैंने उसको धन्यवाद दिया और आश्वस्त किया कि इन बैलों के बाद भैंसों को चारे के रूप में प्रयोग किया जाएगा। नजदीक के गांव के मुखिया बंगले पर एकत्रित थे। उनसे यह सूचना मिली कि 10 दिन पहले 20 मील दूर एक गांव में बाघ देखा गया था। पर्वत श्रेणी की पूर्वी ढलान में उसने एक जोड़े को मारकर खा लिया था। 10 दिन पुरानी पीरों की छाप के पीछे चलना बेकार था। एक मुखिया से लंबे विमर्श के बाद पर्वतों के पूर्व की ओर बसे डलकनिया की ओर जाने का इरादा किया गया। डलकनिया काला अगर से 10 मील दूर था। लगभग इतनी दूरी पे वह गांव था जहां पे उस दंपत्ति की कपल की हत्या टाइगर ने की थी। नक्शे पे लगाए गए निशानों के हिसाब से ऐसा लगा कि डलकनिया और उसके आसपास के गांव के पास ही टाइगर का बसेरा है।
अगली सुबह नाश्ते के बाद मैंने काला आकार छोड़ दिया और जंगल की सड़क पे चल पड़ा। मुझे बताया गया था कि सड़क मुझे पर्वत श्रेणी के अंत तक ले जाएगी। वहां से सड़क छोड़ के मुझे डलकनिया से 2 मील नीचे जाना होगा। यह सड़क मुझे घने जंगल तक ले जाएगी। यहाँ लोगों का आना जाना बहुत कम था। मैं इस जगह दोपहर 2 बजे तक पहुंचा था। वहां मैं कई लोगों से मिला। ये सब डलकनिया के निवासी थे। मेरे आने के उद्देश्य की खबर कू कू करके तरीके से पहुंचा दी गई। वे मुझे बताने आए थे कि उस दिन सुबह बाघ ने खेतों में फसल काटने आई महिलाओं पर आक्रमण किया था। ये गांव डलकनिया के उत्तर की ओर 10 मील पर था। मेरा सामान उठाने वाले आदमी 8 मील चल चुके थे, फिर भी वे आगे जाने के लिए तैयार थे। परंतु जब गांव वालों ने बताया कि वह गांव यहाँ से 10 मील की दूरी पे है और रास्ता बहुत ही खराब है और घने जंगल से होके गुजरता है, तो मैंने इन आदमियों को गांव वालों के साथ डलकनिया भेज दिया। मैंने अकेले ही मृत स्त्रियों के परिवार से मिलने का निश्चय किया। मेरा सेवक तुरंत मेरे लिए भोजन बनाने में जुट गया। 3 बजे तक पर पेट खाना खाने के बाद मैं 10 मील के रास्ते पर चल पड़ा। अनुकूल परिस्थितियों में 10 मील का रास्ता 2.5 घंटे में तय हो जाता है, परंतु यहाँ का रास्ता अनुकूल के बिल्कुल विपरीत था। पहाड़ी के पूर्व से निकलने वाला रास्ता गहरी संकरी घाटियों और दर्रों से अंदर बाहर निकलते हुए बड़ी बड़ी चट्टानों, कटीली झाड़ियों और पेड़ों से घिरा था। इसके अतिरिक्त हर बाधा के बीच अचानक मृत्यु की संभावना एक भूखे नरभक्षी के रूप में छिपी हुई हो तो आगे बढ़ना गति को और कम कर देता है। मैं अब भी अपने लक्ष्य से कई मील दूर था। ढलते दिन ने मुझे चेतावनी दी कि रुकना जरूरी है। किसी और क्षेत्र में सूखे पत्तों के बिस्तर और ऊपर चमकते सितारों के नीचे सोना आरामदायक होता है, परंतु यहाँ जमीन पे सोना मृत्यु को आमंत्रण देने जैसा था। किसी पेड़ पे चढ़ के सोने के लिए तैयार होने का मुझे लंबा अनुभव था। मेरे लिए यह बहुत सरल बात थी। इस बार मैंने एक शाह बलूत का पेड़ चुना। मैंने राइफल एक शाखा से बांध दी। मुझे सोते हुए कुछ ही घंटे बीते होंगे कि पेड़ के नीचे कुछ पशुओं की सरसराहट की आवाज ने मुझे जगा दिया। आवाज आती रही, फिर मुझे पेड़ की छाल पर पंजों के घिसने की आवाजें आने लगी। तब मैंने समझा कि करफाल के पेड़ों पर रीछ चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने दिन में छोटे छोटे पौधों को देखा था। यह 6000 फुट की ऊंचाई पर उगते हैं। रीछ इस पेड़ पे लगी छोटी छोटी लाल बेर जैसी रसीली रसभेरियां खाते हैं। खाते खाते ही वे आपस में लड़ते रहते हैं और जब तक भरपेट नहीं खा लेते। इस फल को मनुष्य भी उतने ही स्वाद से खाते हैं। सूर्य उदय हुए लगभग 2 घंटे हो चुके थे जब मैं उस गांव तक पहुंचा। जंगल से घिरा हुआ गांव 5 एकड़ का था। निवासियों के नाम पे यहाँ पे 2 झोपड़ियां और एक पशुशाला थी। यहाँ रहने वाले छोटे से समूह में आतंक छाया हुआ था। मुझे देखकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। झोपड़ियों से थोड़ी सी दूर गेहूं का खेत था। वहीं पे टाइगर बैठा हुआ था। 3 स्त्रियों पे झपटने वाला था कि समय पे उस पे नजर पड़ गई। जिस आदमी ने शोर मचा के सबको सावधान किया था, उसने बताया कि टाइगर जंगल की ओर चला गया था। वहां उसे एक और टाइगर मिल गया और दोनों पहाड़ी से होते हुए घाटी में उतर गए। 2 झोपड़ियों में रहने वाले लोग सारी रात नहीं सो पाए। दोनों टाइगर अपने शिकार से वंचित होकर रात भर गर्जना करते रहे। मेरे आने से थोड़ी देर पहले ही वे चुप हुए थे। बाघों की बात मुझे पहले भी बताई गई थी। हमारे पहाड़ी लोग अतिथि का सत्कार करने के लिए प्रसिद्ध हैं। जब उन्हें पता चला कि मैंने जंगल में रात गुजारी है और मेरे साथ के लोग डलकनिया में हैं, तो वे मेरे लिए खाना बनाने में लग गए। मुझे पता था कि उनके पास खाने का सामान मेरे लिए भोजन बनाने में ही खत्म हो जाएगा, इसलिए मैंने एक प्याला चाय ही मांगी। चाय की पत्ती भी वहां नहीं थी। उन्होंने ताजे दूध में गुड़ डालकर मुझे पिलाया। उस पेय का स्वाद रास आने पे बहुत भा जाता है। मेजबानों के कहने पर मैं उनकी निगरानी करने के लिए रुक गया और उनकी फसल की कटाई करवा दी। दोपहर को उन सब की शुभकामनाएं लेकर मैं उस दिशा में चल दिया जिधर से रात भर बाघों की यानी कि टाइगर की आवाज यानी कि रोर सुनाई देती रही थी।
घाटी लद्या, नंधौर और पूर्वी गोला इन 3 नदियों के विभाजन स्थल से शुरू होकर दक्षिण पश्चिम की ओर 20 मील तक घने जंगल में फैली है। पगडंडी पे चलना बहुत कठिन था। टाइगर को देख पाने की अंतिम आशा थी कि मैं किसी तरह अपनी ओर उन्हें आकर्षित कर सकूं, या फिर जंगल के निवासियों से कहा जाए कि वे छिपकर टाइगर का पीछा करें। जो लोग नरभक्षियों का शिकार पैदल चलकर करना चाहते हैं, उनके लिए ये जानकारी दिलचस्प होगी कि जंगल के पशु पक्षियों और आकाश के चारों पवनों की इस प्रकार के शिकार के खेल में एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके अतिरिक्त उन जंगल निवासियों का नाम लेना चाहे प्रासंगिक न हो, परंतु शिकार के खिलाड़ी इन लोगों की खतरे की चेतावनी देने वाली आवाजों पर भी निर्भर करते हैं। हवा किसी भी ऊंचाई पे सदा प्रवाहित करने वाला तत्व है। यहाँ पैदल चलकर शिकार करने वाले खिलाड़ियों के लिए हवा के बारे में कुछ शब्द कहना चाहता हूँ। बाघ ये नहीं जानता कि मनुष्य को गंध का ज्ञान नहीं होता। जब वह नरभक्षी हो जाता है तो वह मनुष्य और जंगली पशुओं के साथ एक जैसा ही व्यवहार करता है। अपने शिकार को पाने के लिए वह हवा की विपरीत दिशा में चलता है या फिर उसकी प्रतीक्षा में हवा के रुख की ओर लेटा रहता है। इस बात का महत्ता तब समझ में आती है जब खिलाड़ी यानी कि शिकारी बाघ को देखना चाहता है। तब इस बात की पूरी संभावना है कि बाघ भी शिकारी की प्रतीक्षा में कहीं छिपकर लेटा हुआ हो। मुकाबले में बाघ की ऊंचाई, रंग और बिना आवाज किए हिलने डुलने की क्षमता मनुष्य को कमजोर कर देती है। ऐसी परिस्थिति में पवन तत्व शिकारी के अनुकूल काम करता है। हत्या के सभी मामलों में, चाहे वे छुपकर हों या चुपचाप किए गए हों, सदा पीछे से ही किए जाते हैं। यह जान लेने के बाद किसी भी शिकारी के लिए घने जंगल में जाना सुसाइड करने जैसा होगा। यद्यपि वह जानता है कि बाघ निश्चित रूप से जंगल में है, फिर भी जब तक वह हवा की लहरों का साइंस नहीं समझेगा, तब तक वह सफल नहीं होगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि किसी शिकारी को जमीन की प्रकृति के कारण वायु की दिशा में आगे बढ़ना हो, तो खतरा उसके पीछे की ओर होगा। ऐसी स्थिति में वह कुछ भी नहीं कर सकेगा। यदि वह बार बार हवा के रुख के साथ अपनी स्थिति को चेंज करेगा, तो खतरे को वह दाएं बाएं टाल सकेगा। छपे हुए शब्दों में यह योजना बहुत ही अट्रैक्टिव न लगे, फिर भी लागू करने पे यह योजना काम करती है। यानी कि अगर आप टाइगर का शिकार कर रहे हो तो हमेशा हवा की विपरीत दिशा की तरफ आपको चलना चाहिए। जब घने जंगल में कोई भूखा नरभक्षी मांस की तलाश में छुपा बैठा हो, उस समय हवा के विरुद्ध वापस मुड़ जाने से बेहतर और सुरक्षित तरीका मुझे नहीं समझ आता। शाम तक मैं घाटी के ऊपरी छोर तक पहुंच गया था। अब तक मैं न तो टाइगर्स को देख पाया था और न ही उनके वहां होने का संकेत किसी भी पक्षी अथवा पशु से मुझे मिला था। वादी के उत्तर की ओर दूर दूर तक जहां नजर जाती थी, एक पशुशाला के अलावा रिहाइश का कोई भी निशान दिखाई नहीं देता था। मैंने बड़ी सावधानी से दूसरी रात बिताने के लिए एक पेड़ का सिलेक्शन किया। उससे लाभ यह हुआ कि मुझे रात भर अच्छी नींद आ गई। अभी अंधेरा ही था कि तब मुझे टाइगर की रोर सुनाई दी। कुछ मिनट बाद 2 नाली बंदूक से निकली गोलियों की आवाजें वादी में गूंजने लगी। उसके बाद पशु चराने वाले लोगों का शोर हुआ और फिर शांति हो गई। दूसरे दिन की दोपहर तक मैंने वादी का एक एक हिस्सा छान मारा। डलकनिया में अपने साथियों के पास जाने के लिए मैं घास से भरी एक ढलान पे उतरने लगा। तभी मुझे एक लंबी कू 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 की आवाज पशुशाला की ओर से सुनाई दी। यह आवाज दोबारा सुनाई दी तो मैंने उसी प्रकार उत्तर दिया। मेरा प्रत्युत्तर सुनकर एक आदमी बाहर को निकली एक शिला पे चढ़ के खड़ा दिखाई दिया। उसने चीख कर कहा कि क्या आप नैनीताल से आए हैं टाइगर को शूट करने? मेरे हाँ कहने पे उसने बताया कि वादी के उस ओर दोपहर के समय पशुओं में भगदड़ मच गई। जब उसने पशुओं की गिनती की तो पता चला कि एक सफेद गाय लापता है। उसको संदेह था कि जिन टाइगर्स की गर्जना उसने पिछली रात सुनी थी, वही गाय को मारकर ले गए हैं।
उसको धन्यवाद देकर मैं उसकी बताई हुई पश्चिम दिशा में तंग पहाड़ियों की ओर चल पड़ा। दर्रे के किनारे किनारे थोड़ी दूर तक पहुंचकर ही भगदड़ वाला स्थान दिखाई दिया। पगडंडी पर चलते चलते बड़ी सुगमता से मैं वहां पहुंच गया जहां गाय को मारा गया था। गाय को फिर वे दोनों टाइगर पहाड़ पर से नीचे संकरी पहाड़ी पर ले गए। वहां से जाना खतरे से खाली नहीं था, इसलिए घाटी में कुछ दूर तक उतर गए बहुत बड़ा चक्कर काटकर मैं संकरी पहाड़ी पे पहुंचा जहां मारी गई गाय का होना निश्चित था। वह स्थान शिकार को छिपाने के लिए एक आदर्श जगह थी। मैं एक एक कदम उठाता हुआ छाया की भांति बारीक पत्तों वाले सेवार पर से रास्ता बनाकर निकलता गया। वह पोद मेरी कमर तक आ रहा था। जब मैं 30 गज आगे गया तो मुझे कुछ हरकत दिखाई दी। अचानक एक सफेद टांग हवा में उछली। दूसरे ही पल एक गर्जना सुनाई दी। शायद पशु के मांस का बड़ा निवाला खाने पे दोनों में झगड़ा हो रहा था। कई मिनट तक मैं चुपचाप खड़ा रहा। बाघों की गर्जना दोबारा नहीं हुई। 30 गज आगे जाना ठीक नहीं था। मैं कदाचित एक बाघ को मार भी दूं तो दूसरा बाघ मुझ पे कूद पड़ेगा और जहां मैं खड़ा था वहां से मैं अपने को बचा नहीं पाऊंगा। मेरी बाईं ओर 20 गज आगे एक शिला बाहर की ओर निकली हुई थी। यह 15 फुट ऊंची थी। यदि मैं किसी प्रकार अपने आप को छिपा के वहां तक पहुंच जाऊं तो मुझे गोली चलाने का बहुत अच्छा मौका मिल सकता था। मैं अपने घुटनों और हाथों के बल पे झुककर रेंगता हुआ राइफल को आगे धकेलता हुआ फन पर से खिसकता हुआ शिलाओं पे चला गया। एक पल रुककर मैंने सांस ली। राइफल में गोली भरी हुई है यह निश्चित करने के लिए मैं शिला पर चढ़ गया। जब मेरी आंखें शिला के बराबर हुई तो मैंने बाघों को देख लिया। एक बाघ गाय का पिछला हिस्सा खा रहा था, दूसरा लेटकर अपने पंजे चाट रहा था। दोनों के शरीर एक जैसे भारी थे, पर एक का रंग उम्र के कारण फीका पड़ गया था। मैंने अनुमान लगाया कि वह बूढ़ा नरभक्षी था। मैंने बहुत ध्यान से उस पर निशाना साधा और गोली चला दी। वह उठा पर पीछे की ओर गिर गया। मैंने पत्थर मार के देखा, वह नहीं हिला। दूसरा बाघ तंग घाटी की ओर भाग गया। मैंने आगे बढ़ के देखा तो वह जा चुका था। बहुत निराशा हुई। मुझसे गलती हो गई। मैंने जिस टाइगर को शूट किया था वो उस टाइगर का बच्चा था। इस गलती ने अगले 12 महीने में 15 लोगों की और जान ले ली। साथ ही मैं भी बाल बाल बचा। मेरी निराशा कुछ हद तक कम हुई यह सोचकर कि चाहे उस बच्चे ने जानवर को मारा नहीं था, परंतु अपनी मां की मदद तो की ही थी। इसके अतिरिक्त मनुष्य के मांस में पल के वह खतरनाक बच्चा नरभक्षी ही बनेगा। खुली जगह पे बैठ के आवश्यक उपकरणों और सहायकों के साथ टाइगर की चमड़ी उतारना एक सरल काम है, परंतु यहाँ यह काम किसी भी तरह से सरल नहीं था। मैं अकेला था और चमड़ी उतारने के लिए मेरे पास केवल एक पेन नाइफ था। यहाँ किसी नरभक्षी का भी डर न था, क्योंकि वे आवश्यकता से अधिक किसी भी जानवर या मनुष्य को नहीं मारते हैं। मेरे दिमाग में कहीं एक बेचैनी थी। ऐसा लगता था कि बाघिन लौट आई है और मेरी हर हरकत को ध्यान से देख रही है। सूरज डूबने को था जब मेरा दुष्कर कार्य खत्म हुआ। मुझे जंगल में एक और रात बितानी थी। मैं जहां था वहीं रहने का निर्णय किया। बाघिन के पंजों के निशान से मैंने अनुमान लगा लिया था कि वह बहुत बूढ़ी है। वह सारा जीवन एक कस्बे में रही थी। वहां जितने शस्त्र थे प्रयोग करने वाले भी उतने ही थे। वह मनुष्य के तौर तरीकों से भी परिचित है। फिर भी हो सकता है कि वह रात का कुछ समय बिताने के लिए आ जाए, सुबह होते ही निकल जाए। सीमित वृक्षों में से मुझे सोने के लिए एक आरामदायक पेड़ चुनना था। जिस पर मैं सोया वह सुबह तक बहुत ही तकलीफदेह साबित हुआ। टाइग्रेस रात भर गरजती रही। धीरे धीरे उसकी आवाज आनी बंद हो गई। मेरा शरीर अकड़ गया था। 64 घंटे से मैंने कुछ खाया भी नहीं था। मेरे कपड़े शरीर से चिपके हुए थे, क्योंकि रात को 1 घंटा बारिश हुई थी। जब दिन निकला तो मैं नीचे उतरा, बाघ की चमड़ी कोट में रखी और डलकनिया की ओर चल दिया।
जब बाघ की खाल हरी होती है तो मैंने कभी भी उसका वजन तोला नहीं। उसका सिर, पंजे और खाल शुरू में 40 पाउंड थी। 15 मील चलने के बाद मंजिल तक पहुंचकर वह निश्चित ही 200 पाउंड की जरूर हो गई होगी। स्लेटी पत्थर से पाटे हुए आंगन में मेरे आदमी गांव के 100 से अधिक लोगों के साथ सभा में बैठे थे। 2 घंटों के बीच 1 गज की चौड़ाई वाली गली में से आंगन में पहुंचते हुए मुझे किसी ने देखा नहीं। जब मैले कुचले खून से सने हुए कपड़ों में लड़खड़ाते हुए मुझे देखा तो जैसा स्वागत उन्होंने मुझे दिया वो मुझे जिंदगी भर याद रहेगा, ये जब तक मेरी याददाश्त खत्म नहीं हो जाती। मेरा 40 पाउंड का टेंट गांव से 100 गज आगे खेत में सूखी पहाड़ी पर लगाया गया था। मैं वहां पहुंचा ही था कि लकड़ी के तख्तों और गांव से मांगे हुए अटैची से बनाई हुई मेज पे चाय सजा दी गई। बाद में गांव वालों ने मुझे बताया कि मेरे आदमी, जिन्होंने मेरे बहुत सारे अभियानों में मेरा साथ दिया था, मान ही नहीं रहे थे कि नरबख्शियों ने मुझे मार डाला होगा। फिर रात दिन मेरी प्रतीक्षा में चाय की केतली आंख पे चढ़ा के रखते थे। उन लोगों ने गांव के लोगों का डटकर विरोध किया था जब वे डलकनिया और आसपास के गांव के मुखियाओं को मेरी अनुपस्थिति की खबर बेचना चाहते थे ताकि अल्मोड़ा और नैनीताल में समाचार भेजा जा सके। सारे गांव वालों के सामने खुले में मुझे नहाना पड़ा, क्योंकि मैं इतना गंदा और थका हुआ था कि उस समय मुझे परवाह भी नहीं थी कि कौन मुझे देख रहा है। रात को पेट भर खाना खाने के बाद मैं सोने के लिए तैयार हुआ था कि अचानक बिजली कड़की और गड़गड़ाहट के साथ आंधी और तूफान के आने का वातावरण बन गया। मैदान में टेंट की खूंटियां उखड़ने लगी थी। जल्दी से बड़े बड़े खूंटे लाए गए और तंबू को स्थिर करके चारों ओर बड़े बड़े रस्सों को आड़ा तिरछा करके चारों ओर से लपेट दिया गया। हवा और बारिश का यह तूफान 1 घंटे चला। टेंट के लिए यह सबसे बुरा तूफान था। कैनवस से बंधे हुए रस्से टूट गए, परंतु आड़े तिरछे बंधे रहे। मेरी बहुत सारी चीजें भीग गई और कई इंच गहरी एक छोटी सी नदी मेरे टेंट में बहने लगी। मेरा बिस्तर थोड़ा थोड़ा सूखा था। 10 बजे तक मेरे सारे आदमी गांव वालों के घरों में बंद दरवाजों के पीछे सो गए। मैं भी भरी बंदूक के साथ सो गया। यह नींद 12 घंटे तक चली। दूसरे दिन बाघ की चमड़ी साफ करने और सामान सुखाने में निकल गया। गांव वालों ने खेती के काम से छुट्टी ली और मेरे तथा अपने अनुभव सुनने सुनाने को आज उठे। वहां प्रत्येक व्यक्ति ने कोई न कोई रिश्तेदार को खोया था। बहुतों के शरीर पे टाइगर के दांतों और पंजों के निशान थे जो उनके साथ कब्र तक जाने वाले थे। मैंने छोटे बाघ को मार पाने का अवसर खोने का दुख प्रकट किया तो किसी ने भी मेरा समर्थन नहीं किया। मेरा टेंट पहाड़ से बाहर निकली हुई एक चट्टान पर लगाया गया था। वहां से मुझे दूर तक का दृश्य दिखता था। मेरे ठीक नीचे नंदौर नदी की घाटी थी। वहां पे कोई वनस्पति नहीं उगी थी। दूर 9000 फुट की ऊंचाई वाला पर्वत था। मैं शाम को क्यारियां वाले खेत को देख रहा था। मेरे हाथों में अच्छी दूरबीन थी और पास ही सरकारी नक्शा था। गांव वालों ने मुझे दिशा दिखाकर बताया कि वहां पिछले 3 सालों में 20 लोग मारे गए थे। ये मर्डर 40 वर्ग मील के क्षेत्र में लगभग समान रूप से हुए थे। इस क्षेत्र में भैंसें घास चरने आती थी। जंगल तक पशुओं के जाने के रास्ते के पास मैंने अपनी 4 भैंसों को बांध दिया था। अगले 10 दिन तक टाइग्रेस की कोई खबर मुझे नहीं मिली। मैं अपना दिन सुबह भैंसों के पास जाके शुरू करता, उन्हें खोल देता और सारा दिन जंगल में बिताता। शाम को भैंसों को फिर से बांध देता। 11वें दिन एक समाचार से मुझ में नया उत्साह जागा। पता चला कि मेरे टेंट के ऊपर की पहाड़ी पे एक गाय की हत्या हो गई है। वहां जाके देखा तो एक बूढ़े तेंदुए ने गाय की जान ली थी। उसके पैरों के निशान मैंने कई बार देखे थे। गांव के लोगों ने बताया कि इस तेंदुए ने उनकी बहुत सी गायों और बकरियों को मार डाला था। इसलिए मैंने तेंदुए का इंतजार करना उचित समझा। मृत गाय के पास एक गुफा में मुझे ओट मिल गई। गुफा में बैठे हुए मुझे अधिक देर नहीं हुई थी कि पहाड़ी के सामने से तेंदुए को आते हुए देखा।
मैंने राइफल उठाई ही थी कि घबराई हुई आवाज में गांव की ओर से किसी ने मुझे पुकारा। इस आग्रही पुकार का एक ही कारण हो सकता था। मैंने अपना हेड संभाला और गुफा से बाहर भागा। तेंदुआ मुझे देखकर भयाकुल हो गया। पहले तो वह जमीन पे सीधा लेट गया, फिर गुस्से से भरी एक दहाड़ के साथ उठ के तेजी से जिधर से आया था उधर ही भाग गया। मैं पहाड़ी की अपनी तरफ से हाथों के सहारे शिखर पे चढ़ गया और उस आदमी को चिल्ला के बताया कि मैं आ रहा हूँ। बहुत ही तेज गति से मैं उसके पास चला गया। वह आदमी गांव से पहाड़ पे भाग आया। सांस थमी तो उसने बताया कि एक स्त्री को नरभक्षी ने मार डाला है। लगभग आधा मील गांव से आगे वह स्थान है। हम दोनों पहाड़ी से नीचे उतर के आए तो आंगन में भीड़ जमी हुई थी। एक बार फिर तंग गली से आते हुए किसी ने मुझे देखा नहीं। लोगों के सरों पर से मैंने एक लड़की को जमीन पे बैठे हुए देखा। लड़की के युवा शरीर पर से ऊपर के कपड़े फाड़ दिए गए थे, सिर पीछे को गिरा हुआ था और अपने को संभालने के लिए उसने दोनों हाथ जमीन पर टिकाए हुए थे। वह अवाक और निश्चेष्ट बैठी हुई थी। केवल उसकी छाती सांस की गति से ऊपर नीचे हाँफ रही थी, जिसके बीचों बीच चेहरे और गर्दन से बहता हुआ रक्त चिपचिपा और गाढ़ा होकर ढेर सा बन गया था। मेरी उपस्थिति का आभास हुआ तो लोगों ने लड़की तक पहुंचने का रास्ता बना दिया। मैं उसके घाव को देख रहा था। उस समय 20 ग्राम निवासी एक साथ बोल रहे थे। बाघ ने इतने लोगों और पति के सामने खुले मैदान पे उस पर हमला किया था। लोगों के शोर मचाने पे बाघ सावधान हो गया और लड़की को छोड़ के जंगल की ओर भाग गया। लड़की को मरा हुआ समझ के उसके साथी मुझे खबर देने पहुंच गए। बाद में वह होश में आ गई तो उसे गांव ले जाया गया। सबने सोच लिया था कि वह घाव के कारण निश्चित रूप से मर जाएगी। फिर आक्रमण के स्थान पर ले जाके शव को रख दिया जाएगा। मैं उस पर बैठकर बाघ को शूट कर दूंगा। लोग मुझे सूचनाएं दे रहे थे। उस समय वह लड़की मुझे एकटक देखती जा रही थी। वह मेरी प्रत्येक गतिविधि को एक भयभीत घायल पशु की तरह पनीली और विनय से भरी दृष्टि से मुझे देख रही थी। उस समय मुझे अपने बुद्धि कौशल को समेटने की आवश्यकता थी। लड़की को बिना चोट पहुंचाए किसी हवादार स्थान पे ले जाना था। यह सब करने में मुझे थोड़ी सख्ती से काम लेना पड़ा। जब तक अंतिम व्यक्ति भी जल्दी से वहां चला नहीं गया, अब तक लड़की की ओर ध्यान नहीं दिया जा सका था। उसे गर्म रखने के लिए मैं अपनी कमीज, जो थोड़ी सी साफ और सूखी थी, पट्टियों में बदलना चाहता था। वहां एक और लड़की थी जो सदमे से पगला सी गई थी। उसे मैंने कैंची लाने के लिए गांव भेज दिया। पानी और पट्टियां तैयार थी। तब तक वह लड़की लौट आई। उसको पूरे गांव में एक ही कैंची मिली, वह भी किसी दर्जी की थी। वह मर चुका था और अब यह कैंची जमीन से आलू निकालने के काम आती थी। जंग लगी 8 इंच लंबी कैंची किसी भी काम नहीं आई। मैंने उसके खून सने अकड़े हुए बालों को यूं ही छोड़ दिया। मुख्य घाव बाघ के पंजे से बने थे। एक आंखों के बीच से शुरू होकर गर्दन के नीचे तक जाता था। खोपड़ी 2 हिस्सों में बट गई थी। दूसरा बड़ा घाव पहले के साथ से शुरू होकर माथे से होता हुआ दाएं कान तक जाता था। इन खुले हुए घावों के अतिरिक्त दाएं स्तन, कंधे और गर्दन पे खरोंचे थी। उसके सीधे हाथ के पीछे गहरा घाव था जो शायद उसने अपने सिर को बचाने के लिए रखा होगा। मेरा एक डॉक्टर मित्र मेरे साथ पैदल गया था बाघ की शूटिंग के लिए। वापसी में उसने मुझे पीले रंग का एक द्रव्य भेंट किया था। उसने हिदायत दी कि इस बोतल को मैं हमेशा साथ रखूं। वह बोतल मेरी जैकेट की अंदर की जेब में थी। साल भर में उसका द्रव्य उड़ गया था, परंतु अब भी 3/4 बचा हुआ था। लड़की को नहलाकर बाल धोके मैंने वह सारा लिक्विड उसकी आखिरी बूंद तक उसके घाव पे उड़ेल दी। फिर उसकी खोपड़ी को जोड़ के पट्टी बांध दी। मैंने लड़की को उठाया और उसको उसके घर पहुंचाया। एक कमरे में घर, रसोई और नर्सरी और पीछे आती हुई एक औरत थी।
छत की एक कड़ी से लटकाई गई एक टोकरी थी। उसमें लेटा एक बच्चा भूखा बहुत देर से रो रहा था। यह एक ऐसी उलझन थी जो मेरी समझ से बाहर थी। 10 दिन बाद जाते समय मैं उस लड़के से आखिरी बार मिलने गया। मुझे वह द्वार की दहलीज पे बैठे मिली और उसकी गोद में एक बच्चा सो रहा था। उसके सारे घाव भर गए थे सिवाय एक के जो गर्दन के नीचे था। बाघ के पंजे उसके मांस में बहुत गहरे तक खुप गए थे। जब उसने अपने चमकीले काले कौवे के रंग जैसे घने बालों की संपत्ति को खोल के आधा किया और मुझे दिखाया कि खोपड़ी तो ऐसी जुड़ी है जैसे कभी टूटी ही नहीं थी, मुस्कुराते हुए उसने कहा कि शुक्र है मेरी बहन गलत कैंची ले आई, क्योंकि हमारे यहाँ विधवाओं के ही केश काटे जाते हैं। यदि कभी मेरा मित्र इस प्रसंग को पढ़े तो मैं उसे बताना चाहूंगा। यहाँ डॉक्टर मित्र की बात हो रही है। उसने बहुत सोच समझ के मुझे जो पीले कलर का लिक्विड दिया था उससे एक युवती माँ को जीवन दान मिल गया। जब मैं घायल लड़की की देखभाल कर रहा था मेरे साथी एक बकरी पकड़ के ले आए। मैं उस लड़की के रक्त से बनी रेखा के सहारे उस स्थान पे पहुंच गया जहां लड़की पे हमला हुआ था। बकरी को एक झाड़ी से बांधकर मैं उस क्षेत्र के अकेले शाह बलूत के टेढ़े मेढ़े पेड़ पर चढ़ गया था। नींद से थोड़ी देर के लिए भी आने की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मेरी सोने की जगह जमीन से कुछ फुट ऊंची थी। बागिन कल से भूखी थी। खैर सारी रात मुझे न तो कुछ दिखाई दिया और न ही सुनाई दिया। सुबह मैदान का परीक्षण, जिसे कल शाम नहीं कर पाया था, किया तो देखा कि लड़की पे हमला करने के बाद टाइगर घाटी से आधा मील तक ऊपर गया, जहां पशु नांधोर नदी को पार करते थे। इस पगडंडी पर वह 2 मील तक चल के जंगल रोड से डलकनिया की पहाड़ी पर गया। फिर पक्की सड़क पर कोई निशान नहीं मिले। 2 दिन तक वहां के लोग अपने घरों के आसपास ही रहे, केवल शौच आदि करने के लिए ही घर से बाहर निकलते। तीसरे दिन मेरे 4 धावकों ने समाचार दिया कि नरभक्षी ने लोहाली में एक आदमी को शिकार किया है। यह गांव डलकनिया के दक्षिण में 5 मील तक था। धावकों ने बताया कि जंगल रोड से जाने पे 10 मील का फासला था और छोटे रास्ते से केवल 5 मील पड़ता था। वे मुझे इसी रास्ते से ले जाने वाले थे। मेरी सब तैयारियां कर दी गई और दोपहर के बाद मैं अपने 4 मार्गदर्शकों के साथ निकल पड़ा। दक्षिण में 2 मील की कठिन चढ़ाई के बाद हम डलकनिया के दक्षिण में बहुत लंबी पर्वत श्रेणी के शिखर पे पहुंचे। वहां से 3 मील नीचे घाटी का वह क्षेत्र दिखाई पड़ा जहां पर वह हत्या हुई थी। मेरे मार्गदर्शक विस्तार से कुछ भी नहीं बता पा रहे थे। वे एक छोटे से गांव में रह रहे थे। वह लोहाली से 1 मील पर था। 10 बजे सुबह उनके पास यह मैसेज आया कि एक स्त्री लोहाली में मारी गई है। उन्हें आदेश मिला था कि वे डलकनिया में मुझ तक यह खबर पहुंचा दे। पहाड़ी के शिखर पे जहां हम खड़े थे वहां एक भी पेड़ नहीं था। मैंने थोड़ी देर आराम करके अपनी सांस को नॉर्मल किया, एक सिगरेट पिया तो मेरे साथियों ने बहुत सारे महत्वपूर्ण निशान दिखाए। एक बहुत बड़ी शिला के नीचे जहां हम खड़े थे कांटेदार झाड़ियों से घेरी गई एक झोपड़ी थी। मैंने उसके बारे में प्रश्न किया तो उन्होंने मुझे ये कहानी सुनाई। 4 साल पहले एक भूतिया यहाँ आता था। वो पहाड़ के नीचे आके मैदानी बाजार से गुड़, नमक और अन्य कई प्रकार की जरूरत की चीजें लाके सर्दियों में बेचा करता था। उसी ने वह झोपड़ी बनाई थी। वह आते जाते वहीं पे आराम कर लेता था और अपनी बकरियों को पालता था। गर्मियों और वर्षा में उन्हें भरपूर भोजन मिलता था। वे सर्दियों में खूब मोटी और स्वस्थ रहती थी और उसका काम करती थी। कुछ सप्ताह बाद बकरियां पहाड़ी से नीचे आ जाती और लोगों की फसलें बर्बाद कर देती। जब लोग विरोध करने पहुंचे तो झोपड़ी खाली मिली। रात को रखवाली के लिए खूंखार कुत्ते वहां रहते थे। वे सब लोहे के खूंटों से बंधे हुए मृत पड़े थे। संदेह था कि यहाँ कुछ धोखाधड़ी का मामला घटित हुआ है।
अगले दिन आसपास के गांव से लोगों को इकट्ठा करके खोज अभियान चलाया गया। बिजली गिरने से ठूंठ हुए शाहबलूत के पेड़ से 400 गज आगे भूतिया की खोपड़ी, हड्डियों के टुकड़े और उसके कपड़े मिले। यह चौगढ़ में नरभक्षी का पहला मानव शिकार था। जहां हम बैठे थे वहां से नीचे जाने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि पहाड़ एकदम सीधा खड़ा था। मेरे साथियों ने बताया कि आधा मील आगे जाकर हमें एक सीधा और उबड़ खाबड़ रास्ता मिलेगा जो हमें उनके गांव को पार कर लोहाली तक ले जाएगा। इस रास्ते को हम घाटी तक देख पा रहे थे। पर्वत के साथ साथ चल के हमने आधा फासला तय कर लिया था। अचानक और अकारण मुझे आभास हुआ जैसे कोई हमारा पीछा कर रहा है। अपने साथ ही मैं तर्क वितर्क कर रहा था, पर कोई लाभ नहीं हुआ। यहाँ एक ही नरभक्षी था और उसे 3 मील दूर एक शिकार मिल चुका है जिसे छोड़कर वह कहीं नहीं जाएगा। फिर भी वह आभास जा नहीं रहा था। अब हम घास से ढके पर्वत के पास पहुंच गए थे, जहां आगे खुला मैदान था। मैंने साथियों को वहां बिठा दिया और मेरे आने तक वहीं रहने का निर्देश दे दिया। मैं छानबीन के लिए पीछे की ओर चल दिया। जंगल में प्रवेश करके ध्यान से चक्कर लगाया और अपने आदमियों के पास वापस पहुंचा। किसी पशु या पक्षी की चेतावनी नहीं सुनाई दी जिससे पता चले कि क्षेत्र में कोई नरभक्षी है। मैंने फिर भी साथियों को अपने आगे रखा। पीछे पीछे मैं राइफल के घोड़े पर अंगूठा रखे निरंतर अपने पीछे भी देखता हुआ चल रहा था। जब हम उस छोटे से गांव तक पहुंचे तो मेरे साथी अपने घर जाने की अनुमति मांगने लगे, क्योंकि इसी गांव में उनका घर था। उनको घर जाने की इजाजत देकर मुझे अच्छा लग रहा था, क्योंकि मुझे अभी 1 मील घने जंगल से गुजरना था, चाहे कोई मेरा पीछा कर रहा था। यह एहसास अब भी गया नहीं था। दूसरे में अधिक सुरक्षित अनुभव कर रहा था, क्योंकि अब मुझे केवल अपने ही जीवन की रक्षा करनी थी। सीढ़ीदार खेती के नीचे जहां घनी झाड़ियों वाला घना जंगल शुरू होने वाला था, वहां निर्मल जल का झरना था। उसी जगह गीली नर्म मिट्टी पर नरभक्षी के पैरों के ताजे निशान थे। ये निशान उसी गांव की दिशा किसी और से आ रहे थे जिसकी ओर मुझे जाना था। कोई मेरा पीछा कर रहा है, यह भावना ऊपर पर्वत पर मेरे मन में आ रही थी। मुझे विश्वास हो गया कि शिकार के साथ कुछ तो गड़बड़ हुई है और मेरी खोज व्यर्थ ही जाएगी। मैं जंगल से निकला तो लोहाली गांव दिखाई दिया, जहां केवल 5-6 घर ही थे। उनमें से एक घर के आगे लोग इकट्ठा हुए थे। मुझे दूर से आते हुए कुछ लोगों ने देखा तो कुछ मेरी तरफ आने लगे। उनमें से एक बूढ़ा आदमी मेरे पास आया और मेरे पैर छूकर आंसू भरी आंखों से प्रार्थना करने लगा कि साहब, मेरी बेटी को बचा लीजिए। उसकी कहानी छोटी और त्रासद थी। उसकी बेटी विधवा थी। सारी दुनिया में वही उसकी एक संबंधी थी। वह 10 बजे लकड़ियां चुनने गई थी। घाटी में एक छोटी नदी बह रही थी। दूसरी ओर ढलान पे सीढ़ीदार खेत थे। सबसे नीचे खेत पर, जो घर से 150 गज की दूरी पर था, वह लकड़ियां चुनने लगी। थोड़ी देर बाद कुछ औरतों ने एक चीख की आवाज सुनी। वे वहां नदी पर कपड़े धो रही थी। ऊपर देखा तो एक स्त्री और बाघ घनी कांटेदार झाड़ियों में गायब हो रहे थे। वे सब भागती हुई घर की ओर गई और शोर मचाने लगी। भयभीत गांव वालों ने उसे बचाने का कोई प्रयास नहीं किया। बस चिल्ला चिल्ला कर ऊपर वाले गांवों को मदद करने की गुहार लगाई। वहां से संदेश उन 4 आदमियों तक पहुंचा और वे मुझे खोजने निकल पड़े। संदेश मिलने के आधे घंटे के बाद वह स्त्री रेंगती हुई घर पहुंची। उसने बताया कि टाइगर जब उस पर झपटने वाला था तो लड़की ने देख लिया था। उसके पास भागने का समय नहीं था तो वह सीधी खड़ी पहाड़ी पर से कूद गई। जब वह हवा में थी तो बाघ ने उसे पकड़ लिया और दोनों एक साथ पहाड़ी से नीचे गिरे। उसके बाद उसे कुछ याद नहीं था। जब उसे होश आया तो वह नदी के पास थी। मदद मांगने के लिए वह सक्षम नहीं थी, इसलिए हाथों और घुटनों के बल पे वह गांव पहुंची। हम स्त्री के द्वार तक पहुंच चुके थे। वह लोगों से घिरी हुई थी। मैंने लोगों को दूर रहने के लिए कहा। कमरे में एक दरवाजे के अतिरिक्त कोई खिड़की तक नहीं थी। मैंने स्त्री के शरीर पर से रक्त सनी चादर खींच ली। उसके शत विक्षत शरीर की दशा का वर्णन करने का साहस मुझ में नहीं था। काश वहां आधुनिक उपकरणों से लैस कोई डॉक्टर होता। यहाँ तो मेरे जैसा व्यक्ति था जिसके पास पोटेशियम पर मैग्नेट के अतिरिक्त कुछ नहीं था। मुझे उस स्त्री के बचने की कोई आशा नहीं थी, क्योंकि बाघ ने दांतों के गहरे घाव उसके शरीर में
बना दिए थे। गर्मी के मौसम में उस हवा और रोशनी से शून्य कमरे में उसके घावों में सेप्टिक हो चुका था। शुक्र है वह अर्धमूर्छित थी। उसका वृद्ध पिता मेरे साथ उसी कमरे में था। उसके संतोष के लिए मैंने स्त्री के घावों पर जमे हुए खून को साफ करना शुरू कर दिया, जबकि मुझे मालूम था कि उसको कोई लाभ नहीं होने वाला है। मैंने अपना रुमाल पर गाढ़ा परमैंगनेट डालकर उसके पपड़ी जमे घाव को जहां तक संभव था साफ कर दिया। रात हो गई थी। अपने कैंप पे लौटना कठिन था। रात गुजारने के लिए मुझे कोई स्थान ढूंढना पड़ेगा। नदी के ऊपर की ओर जहां स्त्रियां कपड़े धो रही थी वहां एक विशाल पीपल का पेड़ था। उसके चारों ओर जमीन से 1 फुट ऊंचा चबूतरा बना था। गांव वाले वहां पूजा पाठ करते थे। मैंने कपड़े उतारे और नदी में नहा लिया। तौलिए का काम हवा ने किया। कपड़े पहन के रात काटने की तैयारी की। अपनी भरी बंदूक पास में लिटाकर पेड़ के सहारे बैठ गया। यह जगह रात बिताने के लिए उचित नहीं थी, परंतु गांव और उस घुटन वाले बदबूदार कमरे से अच्छी थी। वह कमरा जहां भिनभिनाती मक्खियों के झुंड और पीड़ा से कराती सांस लेने को तड़पती स्त्री थी। रात को विलाप करती स्त्रियों की आवाजों ने बता दिया कि सारी पीड़ाएं शांत हो चुकी थी। दिन निकलते ही मैं उधर से गुजरा तो संस्कार की तैयारियां हो रही थी। इस अभागी स्त्री और डलकनिया में लड़की के अनुभव से यह साफ हो गया था कि बूढ़ी बाघिन काफी हद तक अपने बच्चे पर निर्भर करती थी। वह आक्रमण करती और बाघ का बच्चा शिकार को मार डालता। सामान्य रूप से 100 में से 1 व्यक्ति बाघ के आक्रमण से बच पाता था। इस नरभक्षी ने अधिकतर लोगों को जख्मी किया था, मारा नहीं। अस्पताल वहां से 25 मील की दूरी पर था। नैनीताल पहुंचकर मैंने सरकार से प्रार्थना की कि जहां यह बाघ वारदातें कर रहे हैं वहां पे गांव के मुखिया को डिसइंफेक्टेंट और रुई आदि प्राप्त करवाए। दूसरी बार उन गांव में गया तो मुझे संतोष हुआ कि दवाई वहां पहुंच चुकी थी और काफी लोगों को बचाया जा सका था। मैं डलकनिया में 1 सप्ताह रहा और फिर मैंने घोषित कर दिया कि मैं आगामी सोमवार को घर चला जाऊंगा। मुझे नरभक्षी के क्षेत्र में रहते हुए 1 महीने के लगभग समय हो गया था। निरंतर टेंट में सोना और अंतहीन पैदल चलना, हर कदम पर यह आभास कि यह अंतिम हो सकता है, नींद की कमी आदि मेरे शरीर पे दबाव डाल रहे थे। गांव वाले मेरे वापस जाने के समाचार से दुखी थे। मुझे अपना फैसला बदलने के लिए कह रहे थे। मैंने उनसे वादा किया कि पहला मौका मिलते ही मैं फिर आऊंगा। रविवार सुबह का नाश्ता करके मुखिया मेरे पास आया और अनुरोध किया कि जाने से पहले मैं उनको एक बार शिकार पर ले चलूं। मैंने खुशी से स्वीकृति दे दी। आधे घंटे बाद 4 गांव वाले और एक मेरा आदमी .275 की राइफल, गोलियों की एक क्लिप लेकर नांदौर नदी से दूर एक पहाड़ी पे जाने के लिए निकला। वहां मैंने प्राय अपने कैंप से घुरल को चरते हुए देखा। मेरे साथ आया गांव का एक आदमी बेहद कमजोर और बहुत लंबे कद का विकृत चेहरे वाला था। वह मेरे कैंप में लगातार आता था। मुझे अच्छा श्रोता जानकर वह बार बार नरभक्षी से हुई अपनी भिड़ंत की कहानी सुनाता था। मुझे उसकी कहानी रट गई थी। मैं सपने में भी उसे सुना सकता था। बाघ से उसका सामना 4 साल पहले हुआ था। उसकी कहानी, उसी की जवानी सुनना बेहतर होगा। साहब, ढकी पहाड़ी की ढलान देखी है ना? वहां चीड़ का एक पेड़ है जिसके पूर्व की ओर एक शिला है। अच्छा हुआ ढलान के ऊपरी किनारे पे नरभक्षी ने मुझ पर आक्रमण किया। ढलान घर की दीवार की भांति सीधी खड़ी थी। उस पे केवल एक पहाड़ी आदमी ही टिक सकता है। मेरा 8 साल का बेटा और मैं वहां घास काट रहे थे। बागों में घास उठाकर मैं आगे सपाट जमीन पे वृक्षों की ओर ले जा रहा था। मैं ढलान के किनारे झुक के घास का बहुत बड़ा बंडल बना रहा था जब टाइगर मेरे ऊपर उछला और मेरी दाईं आंख पे, ठोड़ी पे, मेरी गर्दन के पीछे अपने दांत गड़ा दिए। बाघ का मुख का प्रहार इतनी जोर से मुझ पे पड़ा कि मैं पीठ के बल गिर पड़ा। अब बाघ मेरी छाती पर और उसका पेट मेरी टांगों के बीच में था। जब मैं गिरा था तो मेरी बाहें फैल गई थी। सीधा हाथ
शहतूत के पेड़ की एक मजबूत जड़ पे पड़ा। मैंने उसे कसकर पकड़ लिया। उसी समय मुझे एक बात सूझी, मेरी टांगे मुक्त थी और यदि मैं अपनी टांगे ऊपर खींच के अपने पैर बाघ के पेट के नीचे फंसाकर उसे धक्का दे दूं तो शायद भाग सकूं। पीड़ा तो बहुत हो रही थी क्योंकि उसने मेरे दाईं ओर के चेहरे की सारी हड्डियां चूरा कर दी थी। मैं अभी बेहोश नहीं हुआ था साहब। उस समय मैं जवान था। सारे पहाड़ी क्षेत्र में मुझसे अधिक शक्तिशाली कोई नहीं था। बहुत धीरे धीरे मैंने अपनी टांगे खींच के उसके दोनों ओर कर ली और धीरे से अपने नंगे पांव उसके पेट पे टिका लिए। फिर अपना दायां हाथ उसकी छाती पे रख के अपनी सारी ताकत से ऊपर की ओर धकेला और बाघ को जमीन से ऊपर करके पहाड़ी के किनारे से ढकेल दिया। वह लुढ़कता हुआ नीचे चला गया। मैं बच गया क्योंकि मैंने पेड़ का पौधा मजबूती से पकड़ा हुआ था। मेरा बेटा इतना डर गया था कि वह भाग ही नहीं पाया। जब टाइगर चला गया तो मैंने बेटे की लूंगी लेके अपने सिर पे लपेट ली और उसका हाथ पकड़कर गांव वापस आ गया। घर पहुंचकर मैंने पत्नी से कहा कि मेरे सारे दोस्तों को बुला लो, मैं मरने से पहले सबसे मिलना चाहता हूँ। दोस्तों ने मेरी स्थिति देखकर कहा, हम चारपाई पर लिटाकर तुम्हें 50 मील दूर अल्मोड़ा अस्पताल ले जाएंगे। मैं इसके लिए सहमत नहीं था। मेरा कष्ट असहनीय था। मुझे विश्वास हो चला था कि मेरा टाइम पूरा हो चुका है। मैं चाहता था कि मैं जहाँ पैदा हुआ, जीवन जिया, वहीं मरूं। मुझे प्यास लगी तो पानी लाया गया। मेरे सर में जैसे आग लग रही थी, परंतु पानी मेरे मुंह में डाला गया तो गर्दन में बने छेदों में से सारा पानी बाहर निकल गया। उसके बाद न जाने कब तक मेरे दिमाग में भ्रम सा बना रहा। मेरे सर और गर्दन में भीषण पीड़ा थी। मैं इससे मुक्ति पाना चाहता था। मैं मरना चाहता था, परंतु धीरे धीरे मेरे घाव अपने आप भरने लगे और मैं ठीक हो गया। और अब साहब आप देख रहे हैं कि मैं कैसा दिखता हूँ। बूढ़ा, कमजोर, सफेद बालों वाला। मेरा चेहरा इतना भद्दा हो गया है कि नफरत से सब मुंह मोड़ लेते हैं। मेरा शत्रु जीवित है और कितनों का शिकार कर चुका है। आप इस धोखे में न रहे कि वह बाघ है। वह तो कोई दुरात्मा है। जब उसे मनुष्य का मांस खाने की इच्छा होती है तो कुछ देर के लिए बाघ का रूप धारण कर लेता है। लोग कहते हैं कि आप साधु हैं। साहेब, साधु की रक्षा करने वाली आत्माएं दुरात्माओं से अधिक शक्तिशाली होती है। इसका प्रमाण यह है कि आपने 3 दिन और 3 रातें अकेले ही जंगल में बिताई और आपके आदमियों के अनुसार आप जीते जागते और स्वस्थ बाहर आ गए। उस आदमी के विशाल आकार को देखकर उसे सचमुच का दैत्य कहा जा सकता है। अवश्य ही वह असीम शक्ति से संपन्न रहा होगा, क्योंकि कोई साधारण ताकत वाला व्यक्ति टाइग्रेस को, जिसने उसका सिर पकड़ रखा था, उछालकर पहाड़ी के ऊपर से हवा में फेंक नहीं सकता। मेरा यह कमजोर दिखने वाला मित्र हमारा गाइड बन गया। उसके कंधे पर पॉलिश से चमकती कुल्हाड़ी थी, जिसका हत्था एक ओर से पतला होता जाता है। वह हमें टेढ़े मेढ़े चक्करदार रास्तों से नीचे वादी की ओर ले गया। नंदौर नदी के उथले रास्ते से हम पार गए। बहुत सी सीढ़ियों वाली खेती को पार किया। बाघ के डर से लोगों ने वहां खेती करना छोड़ दिया था। पहाड़ी के नीचे के भाग में पहुंचकर बहुत कठिन चढ़ाई थी। जंगल के बीच घास से ढकी पहाड़ी पर जाना काफी कठिन था। पतला दुबला मेरा दोस्त हवा की तरह चल रहा था। मैं भले ही देखने में उससे मजबूत था, परंतु मैं रुक रुक कर सुंदर दृश्य देखने के लिए थम कर ही उसके साथ कदम मिला सका। पेड़ों के जंगल से बाहर निकलते ही हम तिरछे होकर घास से भरे उबड़ खाबड़ रास्ते को पार करके पहाड़ की ओर चले, जो 1000 फीट से भी अधिक सीधा खड़ा था। इस सीधे खड़े पहाड़ पर बीच बीच में छोटी छोटी गुच्छेदार घास उगी हुई थी। मैंने अपने टेंट से कई बार घूरल यानी कि जंगली बकरी को घास चरते देखा था। हमने कुछ 100 गज का फासला तय किया होगा जब पहाड़ी पर छोटी छोटी बकरियां खड्ड से ऊपर आ रही थी। मैंने एक गोली चलाई तो वे इकट्ठी होकर वापस भाग गई, हमारी नजरों से दूर। गोली की आवाज से
चेतन होकर एक बड़ा सा घुरल जो स्पष्ट है पहाड़ की निचली सतह पर सो रहा था उछलकर पैरों पर खड़ा हुआ और पहाड़ पर चढ़ने लगा। मैं लेट गया और राइफल को 200 गज के दृश्य बिंदु पर रखकर उसके रुकने की प्रतीक्षा करने लगा। वह आया, बाहर की ओर निकली एक शिला पे खड़ा होकर नीचे की ओर देखने लगा। मेरे गोली दागने पर वह लड़खड़ाया, परंतु फिर पैरों पर खड़ा हो गया। धीरे धीरे ऊपर की ओर चढ़ने लगा। मेरे दूसरे शॉट के बाद वह गिर गया। 2-3 सेकंड कगार पे लटका रहा, फिर पहाड़ से अथर में लहराता हुआ नीचे घास से भरी ढलान पर जा पड़ा जहां से वो आया था। धरती से टकराकर वह लुढ़कता गया, हमसे 100 गज की दूरी पर दिखाई पड़ा। अंत में पशुओं की बनाई पगडंडी पर से 150 गज नीचे जाके रुका। शिकार करते हुए इतने वर्षों में मैंने दूसरी बार इस प्रकार का दृश्य देखा था, जो अगले कुछ मिनटों में देखने को मिला। उस समय लूटमार करने वाला तेंदुआ था। घुरल अभी प्राणी छोड़ ही रहा था कि हिमालय में रहने वाला भालू भदभदाता हुआ खड्ड से बाहर निकला और बिना पीछे देखे तीव्र गति से सीधा पगडंडी पर आ गया। मरी हुई बकरी के पास आके वह बैठ गया और बकरी को गोद में ले लिया। जो ही उसने उसे सूंघना शुरू किया, मैंने गोली चला दी। हो सकता है मैंने शूट करने में जल्दी कर दी हो या फिर राइफल को कुछ अधिक तिरछी कर दिया हो। खैर, गोली थोड़ी नीचे चली और छाती की बजाय पेट पे लग गई। हम 6 लोग बड़े ध्यान से उसकी हरकतों को देख रहे थे। हम सबको यही समझ आया कि भालू को गोली लगी तो उसका भ्रम हुआ कि घुरल ने उठने के लिए उस पर आक्रमण किया है। भालू ने घुरल को दूर फेंका और भागते हुए पगडंडी पे आके घुरघुराने लगा। जब वह हमारे नीचे 100 गज की दूरी पे आया तो मैंने 5वीं और आखिरी गोली भी दाग दी। इस बात का पता मुझे तब लगा जब उसके पीछे के मांसल भाग को टटोला। मेरे साथी घुरल को लाने में लगे थे। मैंने रक्त से बनी लकीर का परीक्षण करने का निर्णय किया। पगडंडी पर खून के निशानों से अनुमान हो रहा था कि भालू को गहरी चोट लगी थी। फिर भी खाली राइफल के साथ उसका पीछा करना खतरनाक था। भालू क्रोधी स्वभाव के होते हैं। घायल भालू तो भयंकर प्राणी की तरह होता है। जब मेरे साथी मेरे पास आए तो युद्ध नीति पर एक संक्षिप्त चर्चा हुई। हमारा कैंप 3.5 मील दूर था। इस समय 2 बजे थे। वापस जाना और जाके कारतूस लेके आना, भालू को खोजना, उसे मारना और अंधेरे में घर लौटना संभव नहीं था। इसलिए सबका मत यही था कि घायल भालू का पीछा करके उसे पत्थरों और कुल्हाड़ी से मार दिया जाए। पहाड़ की चढ़ाई सीधी थी और झाड़ियां नहीं थी। भालू से ऊपर की ओर रहने से बिना गंभीर दुर्घटना घटे हमारा कार्य समाप्त हो सकता था। हम लोग चल पड़े। मैं नेतृत्व कर रहा था। मेरे पीछे 3 आदमी चल रहे थे। उनके बाद 2 आदमी पीठ पे घुरल को लाद कर आ रहे थे। हम उस स्थान पे पहुंचे जहां मैंने आखिरी गोली चलाई थी। पगडंडी पे अधिक रक्त देख के हमारा साहस बढ़ गया। 200 गज आगे चलकर रक्त रेखा नीचे गहरी संकरी घाटी में गई थी। यहाँ हमने अपने साथियों को बांट दिया। 2 को दूर भेजा। कुल्हाड़ी वाला और मैं पास रहे। हमारे पीछे घुरल को लादे हुए आदमी चल रहे थे। इशारे मिलने पर हम पहाड़ी से नीचे उतरने लगे। संकरी घाटी की जमीन पे 50 फीट नीचे झुके हुए बांसों का घना रास्ता था। जब उस ओर एक पत्थर फेंका गया तो भालू गुरगुराकर उठा। सारे आदमी पूरी ताकत से ऊपर की ओर जाने लगे। मुझे इस प्रकार के शिकार का अभ्यास नहीं था। मैंने पीछे की ओर देखा कि कहीं भालू हमारी ओर तो नहीं आ रहा है। मुझे ये देखकर राहत मिली कि जितनी तेजी से हम ऊपर को जा रहे थे उतनी कठिनाई से वह नीचे की ओर जा रहा था। मैंने साथियों को चिल्लाकर दिशा बदलने का आदेश दिया। हम लोग तेजी से शिकार की ओर बढ़ रहे थे। खूब अच्छा निशाना लगाकर कुछ पत्थर फेंके गए। सब लोग अपने निशाने पर खुश हो रहे थे। उधर भालू की गुड़गुड़ाहट की आवाजें अभी भी आ रही थी। फिर अचानक संकरी पहाड़ी का एक मोड़ आया तो भालू गायब हो गया। उस समय हम सब भी सावधान हो गए। रक्त की रेखा से उसका पीछा करना आसान होता है, परंतु यहाँ तो बड़ी बड़ी शिलाएं हैं।
हो सकता है वह किसी शिला के पीछे छुपकर बैठ गया हो, इसलिए जब कुछ लोग आराम कर रहे थे उनको संकरी पहाड़ के दोनों ओर तैनात कर दिया गया। मेरा साथी आगे जाकर पहाड़ी के नीचे की ओर देखने लगा और मैं दाई और खड़ी चट्टान पे जाकर उसके पीछे देखने गया। यह चट्टान 200 फीट तक नीचे गई थी। एक पेड़ का सहारा लेके मैं नीचे झुककर देखने लगा। भालू वहां चट्टान के किनारे लेटा था और कोई 40 फीट ठीक मेरे नीचे था। मैंने लगभग 30 पाउंड का पत्थर उठाया, फिर से उसी जगह जाके सावधानी से दोनों हाथों से ऊपर करके पत्थर को उसकी ओर मारा। मेरे अपने गिरने का भी खतरा गंभीर था। पत्थर चट्टान से टकरा के भालू की सिर से कुछ इंच दूर गिर गया। वह हाथों के सहारे पैरों पर खड़ा हुआ और कहीं चला गया। 1 मिनट के बाद ही पहाड़ी की ओर से फिर दिखाई दिया। शिकार का खेल फिर से आरंभ हो गया। यहाँ की जमीन खुली थी, चट्टानों की बाधा बहुत कम थी। हम चारों के पास कोई पोच नहीं था, इसलिए हमें भालू का पीछा करने में कोई कठिनाई नहीं हुई। 1 मील तक हमने उसे खूब तेज भगाया। आखिर जंगल पार करके हम सीढ़ीदार खेती तक पहुंच गए। वर्षा के पानी ने गहरे उथले कई जलमार्ग बना दिए। भालू ने इनमें अपने को छुपा लिया था। बिगड़े हुए चेहरे वाला व्यक्ति अकेला ही था जिसके पास शस्त्र था, तो सभी ने भालू का शिकार करने का जिम्मा उसी को दे दिया। उसने स्वेच्छा से भालू की ओर जाके अपनी चमकती हुई कुल्हाड़ी को घुमा के उसकी खोपड़ी पर फेंका और वह ऐसे जाकर लगी जैसे किसी रबर की चीज पे लगी हो। क्रोध से चीखकर वह अपनी पिछली टांगों पे खड़ा हो गया। भाग्य से उसने हमारी स्थिति का लाभ नहीं उठाया। हम सब डरकर एक ही जगह पे इकट्ठे हो गए थे और उसकी चीख से भागकर एक दूसरे से टकरा गए थे। भगदड़ सी मच गई थी। वह चाहता तो हम पर हावी हो सकता था। मैदान के खुलेपन को भालू पसंद नहीं करता था, इसलिए वह जलधारा में फिर से प्रवेश कर गया और छुप गया। अब कुल्हाड़ी चलाने की बारी मेरी थी। भालू एक बार चोट खा चुका था, इसलिए मेरा आगे आना उसे अच्छा नहीं लगा। मैं अनेक प्रकार की युक्तियां लगाकर भालू पर निशाना साधने लायक फासला हासिल कर सका। जब मैं बालक था तो मेरी महत्वाकांक्षा थी कि मैं कनाडा का लंबरमैन बनूं। मैंने पर्याप्त कौशल प्राप्त कर लिया था, इतना कि माचिस की तीली को कुल्हाड़ी से 2 भागों में बांट सकूं। इसलिए मुझे कोई डर नहीं था। कुल्हाड़ी के मालिक को डर था कि उसकी कुल्हाड़ी पत्थरों पर गिर के खराब न हो जाए। मैं जब भालू के थोड़ा पास पहुंचा तो कुल्हाड़ी का सारा ब्लेड उसकी खोपड़ी में घुसा दिया। हिमालय के भालुओं की चमड़ी पहाड़ियों के लिए बहुत मूल्यवान होती है। मैंने कुल्हाड़ी के मालिक को कह दिया कि भालू की खाल और घुरल के मांस का बड़ा भाग उससे मिलेगा। यह सुनकर वह गर्व का अनुभव कर रहा था और शेष लोग उससे जल रहे थे। गांव से आने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही थी। वे भालू की खाल उतारने में सहायता करने वाले थे और मांस में अपना हिस्सा भी ले सकते थे। मैं पहाड़ पे चढ़ के गांव पहुंचा। मैंने पहले से ही सोचा हुआ कि जाने से पहले घायल लड़के को मिलकर जाऊंगा, तो वहां मिलके आया था। वह दिन बहुत थकाने वाला रहा। पिछली रात नरभक्षी यदि आता तो अवश्य मुझे सोते में ही पकड़ लेता। डलकनिया आते हुए सड़क पे वृक्षहीन पहाड़ियों की चढ़ाई काफी कठिन थी। जब मैंने गांव वालों से इसकी चर्चा की तो उन्होंने सुझाव दिया कि मैं हैराखल की ओर से वापस जाऊं। इस रास्ते से केवल एक ही चढ़ाई थी, उसके बाद रामगढ़ तक का मार्ग उतराई का था। यह यात्रा मैं नैनीताल तक कार से कर सकता था। मैंने रात को ही अपने आदमियों से कह दिया था कि वे सूर्योदय से पहले ही चलने की तैयारी कर लें। उन्हें सामान बांधने की हिदायत देकर अपने पीछे आने के लिए कहकर डलकनिया में अपने मित्रों से मिलकर 2 मील की चढ़ाई के लिए चल पड़ा। मार्ग संकरी गहरी पहाड़ियों में से प्रवेश करके बार बार बाहर निकलने का था। साथ ही घने शाहबलूत और चीड़ के पेड़ और नीचे झाड़ियों से भरा था। टाइग्रेस की 1 हफ्ते से कोई खबर नहीं थी, इसलिए मैं और भी सचेत था। कैंप छोड़ने के 1 घंटे बाद तक बिना किसी दुर्घटना के पहाड़ी के पास खिले इलाके में पहुंच गया। यह इलाका जंगल रोड से 100 गज पर था। वृक्षहीन खुली जगह नाशपति के आकार की थी, लगभग 100 गज लंबी और 50 गज चौड़ी।
उसके मध्य में बारिश के जल का स्थिर तालाब था। सांभर और दूसरे पशु यहाँ पे पानी पीने आते थे। यहीं वे लोटपोट होकर खेलते भी थे। इसके आसपास के रास्ते खोजने के लिए मैंने पगडंडी छोड़ के चट्टान के शिखर के पास से सड़क तक का रास्ता पकड़ा। जो ही मैं तालाब के पास पहुंचा, मुझे टाइग्रेस के पैरों के निशान दिखाई दिए। वह भी उसी दिशा से आई थी जिससे मैं पहुंचा था। मेरे आने से अस्थिर होकर वह तालाब को पार करके घने पेड़ों और जंगल के क्षेत्र में चली गई। एक बड़ा मौका हाथ से निकल गया। यदि मैं आगे से जितना सावधान था उतना ही पीछे का भी ध्यान रखता तो मैं उसे पहले देख सकता था। खैर, अभी परिस्थिति मेरे लिए अनुकूल थी। टाइग्रेस ने मुझे देख लिया था। तभी तो वह तालाब पार करके तेजी से छुपने की जगह ढूंढ रही थी। मुझे देखने के बाद उसने यह भी देख लिया कि मैं अकेला हूँ। अपनी जगह से वह निरंतर मुझ पर नजर रखे हुए थी। उसे लग रहा था कि मैं भी पानी पीने जा रहा हूँ। अब तक मेरी गतिविधि बहुत सहज थी। यदि मैं उसको यह विश्वास दिला दूं कि मैं उसकी उपस्थिति से अनजान हूँ, तो शायद वह मुझे दूसरा मौका दे दे। मैं अपने हेड के नीचे से उसे देख रहा था। बीच बीच में झुककर छोटी लकड़ियां चुन रहा था। मैं बार बार खांस रहा था। कभी पानी इधर फेंकता, कभी उधर। मैंने चट्टान की निचली ओर जाकर आग जलाई, फिर सिगरेट जलाकर पी। तब तक आग भी बुझ गई। मैं जमीन पे लेट गया, अपनी बाह का तकिया बनाकर सिर उस पे रखा, राइफल के घोड़े पे उंगली रख अपने पास रख ली। मेरे ऊपर की चट्टान इतनी सीधी थी कि कोई भी पशु उस पर पैर टिका नहीं सकता था। इस समय मुझे अपना आगे का भाग ही बचाना था। मैं सुरक्षित था। अब तक मैंने न तो कुछ देखा न सुना, परंतु मुझे मालूम था कि टाइग्रेस मुझे देख रही है। मेरे हेड की रिम मेरी आंखों को ढक तो रही थी, परंतु मेरी दृष्टि को नहीं। मैं जंगल का कोना कोना देख पा रहा था। हवा बिल्कुल बंद थी, एक पत्ता भी नहीं हिल रहा था। मेरे आदमी मेरे कहे अनुसार इकट्ठे आ रहे थे, बीच बीच में गाते हुए। अभी उनके आने में 1-1.5 घंटा था। इस दौरान हो सकता था कि टाइग्रेस मुझ पे अटैक करे। कई बार हमें लगता है कि समय बीत ही नहीं रहा है और कभी आभास होता है वक्त जैसे उड़ गया। मेरी बाई बाह, जिसको मैंने तकिया बनाया था, बहुत समय से सुन्न हो गई थी। स्पर्श अनुभूति नहीं रही थी। फिर भी मैंने देखा मोड़ पे लोग ऊंची आवाज में गाते हुए आ रहे हैं। शायद इसी मोड़ से टाइग्रेस ने मुझे देख लिया था। वह जल्दी से पानी पी के मुड़ी और भाग गई। इस यात्रा का अंतिम अवसर भी असफल रहा। मेरे साथी विश्राम कर चुके तो हम सब पहाड़ी पे चढ़ के सड़क तक आए। 20 मील चलकर हम हेराक्ल में स्थित जंगल के रेस्ट हाउस तक पहुंचे। लगभग 200 गज चलने के बाद मैदान आया। वहां से सड़क घने जंगल में प्रवेश कर गई। यहाँ मैंने साथियों को आगे चलने को कहा और स्वयं उनके पीछे चलने लगा। इस प्रकार 2 मील चलने के बाद सड़क पर बैठा एक आदमी मिला। वह भैंसे चरा रहा था। अब नाश्ते का समय हो रहा था। मैंने उससे पूछा कि पानी कहाँ मिलेगा। उसने बताया कि ठीक सामने से नीचे जाकर एक झरना है। उसके गांव के लोग वहीं से पानी भरते हैं। वहां तक जाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि थोड़ी ही दूर पर सड़क के पास एक और झरना मिल जाएगा। उसका गांव घाटी के ऊपरी भाग पर था। वहीं पर लोहाली में एक स्त्री मारी गई थी। उसके बाद से टाइग्रेस की कोई खबर नहीं मिली। कदाचित वह कस्बे के दूसरे छोर पर है। मैंने उसका भ्रम दूर करने के लिए उसे बताया कि बाघिन के पैरों के ताजे निशान मैंने ताल पर देखे हैं। मैंने समझाया उसे कि वह अपनी भैंसें, जो लगभग 10 थी, लेकर गांव चला जाए। उसकी भैंसें दूर तक बिखरी हुई थी। उसका कहना था कि घास चल ले तो जल्द ही वह चला जाएगा। उसको एक सिगरेट देके और दोबारा चेतावनी देकर मैं आगे चला आया। उसके बाद क्या हुआ, गांव के लोगों ने कुछ महीनों के बाद मेरे दूसरे दौरे में बताया। जब वह आदमी घर पहुंचा तो उसने मेरी और उसकी बातचीत के बारे में बताया। उसका कहना था कि मेरा दिया सिगरेट जलाकर हवा को रोकने के लिए वह झुका तो उसी स्थिति में पीछे से उसके दाएं कंधे से टाइग्रेस ने पकड़ा और पीछे की ओर खींचा।
उसने मदद के लिए थोड़ी देर पहले गए लोगों पर पुकारा, पर उसकी आवाज नहीं पहुंची। मदद पास ही थी। जो ही भैंसों ने उसकी चीख और बाघिन की गुर्राहट को सुना तो वे सब भागती हुई आई और बाघिन को भगा दिया। चरवाहे का कंधा और बाहें टूट चुकी थी। बड़ी कठिनाई से वह एक भैंसे पर चढ़ गया और उन बहादुर भैंसों के साथ घर पहुंच गया। गांव वालों ने उसके कंधे और बाह को किसी तरह कसकर बांध दिया। इन लोगों ने 30 मील दूर उसे कंधों पे उठाकर बिना रुके हल्द्वानी के अस्पताल में पहुंचाया। वहां दाखिले के कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। जब यमराज मनुष्य के जीवन के धागे काटता है तो एक धागा छोड़ देता है, फिर दूसरा काट देता है। हम समझ नहीं पाते हैं कि एक छोड़ा और दूसरा क्यों काटा। इसे क्या कहा जाए, किस्मत। 1 महीने के लिए मैं खुले टेंट में सोया। वहां से 100 गज तक कोई मनुष्य नहीं रहता था। सुबह से पहले उठ के शाम तक मैं जंगलों में भटकता था। कभी कभी एक स्त्री का भेष बना के घास काटने उन जगहों पर जाता था जहां जाने की किसी को हिम्मत नहीं थी। इस दौरान नरभक्षी ने मुझे अपने शिकारों की संख्या में बढ़ोतरी करने के कितने ही अवसर खोए होंगे, और अब जब वह अंतिम प्रयास करने वाली थी तो यह अभागा चरवाहा अचानक मिल गया और वही उसका शिकार बन गया। तो ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। कहानी क्योंकि बहुत बड़ी है, इसको हम 4 पार्ट में आपको सुनाएंगे। ये पहला पार्ट था। आगे के पार्ट और कहानी का एंड सुनने के लिए हमारे साथ हमारे चैनल पर बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।